पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। इसके बाद हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां भी लगी होती हैं और वो पुलिस वाले उस ट्रक का पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनका नाम यहाँ पर पुष्पा होता है। और यहाँ पर पुष्पा पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले काफी ज्यादा कम रकम होने की वजह से नहीं मानते। इसके बाद पुष्पा कुछ रुपए और बढ़ाता और उन्हें 50,000 देने का डिमांड करता है, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस वाले इसकी बात नहीं मानते और इसको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब पुलिस वाले पुष्पा को ले जाने लगते हैं तब वो उन्हें 1 लाख रुपए देने का डिमांड करने लगता है। और इतना सुनते ही पुलिस वालों की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सारे पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए दे देता है और वो पैसे लेने के बाद पुष्पा को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक तबेली की जगह को देखते हैं जहाँ पर पुष्पा एक मजदूर होता है और वो पैसों के लिए कहीं भी कुछ भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ उसका एक दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम किशो होता है। इसके बाद उसे ज्यादा पैसों के लिए वो एक रिस्की काम पर चला जाता है जहाँ पर उसे दिन का 1,000 मिलने वाला था। दरअसल उसे यहाँ पर भी वही लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके दूसरी जगह पर ले जाना था। इसके बदले में उसे 1,000 रुपए तो मिलता ही, लेकिन अगर वो पुलिस वालों के हाथ लग जाता तो उसकी जान को भी खतरा था। इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम होता है गोविंद। लेकिन गोविंद जब तक यहाँ पर आता तब तक पुष्पा ने यहाँ पर एक प्लान कर रखा था और जब गोविंद वहाँ पर आके तलाशी लेता तो उसे वहाँ पे कोई भी इस तरह की लकड़ी नहीं मिलती। इसके बाद वो गुस्से में आकर पुष्पा को डराने और धमकाने भी लगता है। अब पुष्पा उनसे कहता है कि तुम 4-5 लोग हो और हम यहाँ पर पूरे 60 मजदूर हैं, इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो पुष्पा ने वो लकड़ियाँ छुपाई थी वो उसी चंदन के पेड़ों में ही छुपा दी थी। इसके बाद काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और अफसोस यहाँ पर गोविंद कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक अच्छी टीम नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन गोविंद अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहां पर रेड डाल देता है, जिसकी वजह से पुष्पा वहां से लकड़ियों से भरा ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद पुलिस वालों को वो ट्रक मिल जाती है, लेकिन वहां पर लकड़ियां नहीं बल्कि सिर्फ उसे पुष्पा ही मिलता है। इसलिए वो उसे ही पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और उसको ले जाकर थाने में बहुत मारते पीटते हैं और उसे सवाल करते हैं कि आखिर तुमने लकड़ियां कहाँ पर छुपा रखी हैं। लेकिन पुलिस वालों को कितना भी मारने के बाद ने पुष्पा ये भी नहीं बताया कि उसने ट्रक को कहाँ पर छुपा रखा है। और आखिरकार मारते मारते पुलिस वाले थक जाते हैं और फाइनली पुष्पा उस ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हमें मूवी के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जब पुष्पा बहुत छोटा होता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों शादी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सब लोग पुष्पा को उनकी नाजायज औलाद कहते थे। इसके बाद अगले सीन में हमें एक वैन को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग होते हैं। इसमें से पहला आदमी होता है जॉली रेड्डी, जो कि बहुत ही बड़ा अय्याश होता है और इसे इसके अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जक्का रेड्डी को और इसका माइंड बहुत शार्प होता है और यही पूरे बिजनेस को देखता है। इसके बाद हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं जो कि इन तीनों भाइयों का सबसे बड़ा भाई होता है और वही इस गैंग का लीडर होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि पुष्पा ने जिनकी लकड़ियों को छिपाया है वो इन्हीं लोगों की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। और जब इन्हें ये बात पता चलती है कि पुष्पा बहुत ज्यादा मार खाने के बाद भी उसने कुछ भी पुलिस वालों को नहीं बताया है, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए आते हैं और उनसे उसी ट्रक के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर तुमने कहाँ छुपा रखा है, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए का डिमांड करता है, जिस पर कोंडा रेड्डी मान जाता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है उस ट्रक भरे लकड़ियों के बदले में। अब जब वो लोग पुष्पा को थाने से छुड़ाकर जाने लगते हैं तो पुष्पा भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे अपनी वैन में नहीं बैठाते, जिसकी वजह से पुष्पा खुद की एक नई वैन खरीद लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कोंडा रेड्डी को, जो कि अपने आदमियों पर काफी भड़का हुआ होता है क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस के हाथों पर लगने लगी थी। तब पुष्पा उन्हें यहाँ पर एक प्लान समझाने लगता है और उन्हें बताता है कि अगर आप लोग मेरे प्लान से चलोगे तो ये लकड़ियां कभी कोई और नहीं पकड़ पाएगा। और तब कोंडा उससे प्लान को समझता है और जंगल की सारी लकड़ियों का स्मगलिंग का काम उसे ही सौंप देती है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम करना शुरू कर देता है और वो दूध के टैंकर में लकड़ियों को छिपाकर चेक पोस्ट को पार करने लगा था और ये बात किसी भी पुलिस वाले को भनक नहीं लग पा रही थी। अगले सीन में हम श्रीवल्ली को देखते हैं कि उन्हीं के गांव की थी और उसे देखते ही पुष्पा को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और पुष्पा इस लड़की के दिन भर पीछे पड़ा रहता था, लेकिन श्रीवल्ली उसकी तरफ घास ही नहीं डालती थी। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि जब श्रीवल्ली और उसकी फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाती हैं तो उनके पास वहां पर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। इसके बाद वहां पर पुष्पा का वो फ्रेंड जाता है और उनसे कहता है कि ये 1000 रुपए रख लो, इसके बदले में तुम्हें एक बार सिर्फ पुष्पा को मुस्कुरा कर देखना होगा। और इस बात पर श्रीवल्ली मान भी जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि श्रीवल्ली पुष्पा को एक मंदिर के पास मुस्कुरा कर देख रही होती है और श्रीवल्ली की स्माइल देखकर पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही वो वहां से श्रीवल्ली से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। और जब पुष्पा श्रीवल्ली से बात करता है तो उसे ये बात पता चल जाती है कि श्रीवल्ली ने उसको स्माइल देने के लिए 1000 रुपए लिए थे और इस चीज की डिमांड उसके फ्रेंड ने की थी, तो वो इस बात के लिए अपने फ्रेंड को बहुत मारता है। अगले सीन में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है मंगल सीनू और यहाँ पर पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के
अंदर में ही काम करती है। और यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे काम देता है। और यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी से कहता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वो इसी जगह पर लालचंद्र की लकड़ियों को छिपा कर रखेगा। इसके लिए उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसके लिए इन लकड़ियों को हिफाजत में रख सके। और इस काम के लिए कोंडा की नजरों में पुष्पा के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। और इनका काम थोड़े दिन चलता रहता है, लेकिन फिर पुलिस को पता चल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ने से पहले पुष्पा इन सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आती है तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लकड़ियां नदी में फेंकी गई थी वो तैरते हुए एक डैम के पास आके रुक जाती हैं। और यहाँ पर पुष्पा के फ्रेंड ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन सारी लकड़ियों को बहने से बचा लिया। अब यहाँ पर पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि आखिर हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें इस लकड़ियों के बदले में बहुत कम पैसे दे रहा है। कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों के बदले में वो हमें 25 लाख रुपए देता है, जबकि वो इन्हीं लकड़ियों को चेन्नई में बेचकर लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। तब पुष्पा उससे कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो चाहिए ही। यहाँ पर कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि तुम खुद ही जाकर मंगल सीनू से बात कर लो, और अगर उसने ये बात मान ली तो आप हमारा 50-50% शेयर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के पास बात करने के लिए जाता है। तब पुष्पा मंगल सीनू से कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले में आधा शेयर दें, नहीं तो हम खुद इन लकड़ियों को ले जाकर चेन्नई में बेच देंगे। तब मंगल सीनू पुष्पा से कहता है कि तुम्हें आसान लगता है, लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाने में हमें 15 चेक पोस्ट पार करने पड़ते हैं, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फाइनली मंगल सीनू से पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा उन्हीं का फोन लेकर तुरंत ही चेन्नई के एक डीलर से बात करने लगता है और उसे लालचंद्र की लकड़ियों को खरीदने के लिए कहने लगता है। यहाँ पर वो लोग पुष्पा को काफी मारने की कोशिश भी करने लगते हैं और यहाँ पर पुष्पा और मंगल सीनू के बीच काफी लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पर हमें काफी मस्त फाइट भी देखने को मिलती है। इसके बाद में हम अगली सीन में देखते हैं कि पुष्पा आखिरकार चेन्नई पहुंच ही चुका है। वहाँ पे एक आदमी मोरगन से मिलता है और उसे डायरेक्टली लालचंद्र की लकड़ियां खरीदने के लिए बोलने लगता है और वो उससे कहता है कि उसके पास वो डायरेक्टली खुद लकड़ियां भेजेगा। इसके बाद जब वो कोंडा रेड्डी के पास फोन करता है तो उसकी बात सुनकर कोंडा रेड्डी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल सीनू हमें इस काम के लिए 25 लाख रुपए दिया करता था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कोंडा रेड्डी को ये बात समझ में आ जाती है और वो मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिरवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। असल यहाँ पर सिरवल्ली के पिता ने कुछ बातें लीक कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ लिया गया था। साथ में वो सिरवल्ली को भी लेकर आए थे और वो सिरवल्ली को पिता के छोड़ने के बदले में एक रात उसके साथ सोने को मांग रहा था। तब सिरवल्ली तुरंत ही ये बात पुष्पा को बता देती है और यहाँ पर ये सब बताते हुए सिरवल्ली पुष्पा से अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। जहाँ पर पुष्पा काफी गुस्सा होता है और वो तुरंत जॉली रेड्डी के पास जाता है और यहाँ पर इन सारे लोगों की वो काफी अच्छी खासी धुलाई भी कर देता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो आखिर होश में ही नहीं आता। इसलिए कोंडा रेड्डी को ये बात पता नहीं चल पाती है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। लेकिन एक दिन सिरवल्ली और पुष्पा का फ्रेंड इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर कोंडा रेड्डी आ जाता है और वो इन दोनों की बातें सुन लेता है, लेकिन ये दोनों जान नहीं पाते। इसके बाद एक दिन कोंडा रेड्डी पुष्पा को लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से वहां पर उसे वो लोग बंदी बना लेते हैं, उसके मुंह को भी ढक देते हैं एक कपड़े से। और जब कोंडा रेड्डी उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली मंगल सीनू के साले ने चलाई होती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट देखते हैं और यहाँ पर पुष्पा बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे लोगों को मार देता है और आखिरकार जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर होता है। और आखिर में जब ये बात मंगल सीनू को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है तो वो एकदम गुस्से से पागल हो जाता है और फिर अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक करता है और आखिरकार एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल सिंह की थी और वो बताता है कि हम उनसे लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसे मांग रहे थे, लेकिन मंगल सीनू ने हमें बहुत ही कम पैसे देने का वादा किया, जबकि हमारी लकड़ियों की कीमत करोड़ों में गिनी जाती है। साथ में ही वो ये भी कहता है कि वो इन लकड़ियों की दुनिया को हर कोने में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इन सारी लकड़ियों की बहुत ज्यादा ही डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी कहीं भी नहीं पाई जाती हमारे इंडिया के अलावा। तब एमएलए इस बात से सहमत होकर पुष्पा को लीडर बना देता है और कह देता है कि अब पुष्पा के नीचे ही सारा काम होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लकड़ियों का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका था और अंततः ये लकड़ियां दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं पुष्पा यहाँ पर बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और अब पुष्पा का टक्कर देने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं भगत सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस वाले को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला होता है। इसने इस तरह के काफी क्रिमिनल्स को मारा था और इस बारे में उसका काफी नाम भी था। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि सिरवल्ली और पुष्पा एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं और अपने शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा वहाँ के नए एसपी के यहाँ भी जाता है और यहाँ पर कार्ड देने के साथ साथ वो एसपी को 1 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर भी देता है और उनसे ये भी कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर महीने टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कप्तान पुष्पा की जमकर बेइज्जती करने लगता है और इस बात से पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत जोर की गुस्सा आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे चल के भगत सिंह शेखावत की पुष्पा हर एक बात मानने लगा था, मानो कि पुष्पा उसके नीचे ही काम करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा की आज शादी है, लेकिन पुष्पा अपनी ही शादी से गायब है। हम देखते हैं कि वो एक दूसरी जगह पर भगत सिंह के साथ जश्न मना रहा होता है
और यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में एक जोरदार मोड़ आता है और पुष्पा यहाँ पर अपने स्टाइल में उस पुलिस वाले को समझाने लगता है। और उसने आज तक इसलिए पुलिस वाले को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि पुष्पा ऐसा कुछ ना करे। और फिर उसकी शादी भी तो थी और वो कहता है कि बस मेरी शादी हो जाए और आज के पास तेरे पास एक भी रुपए नहीं आएंगे और यहाँ पर अब तुम्हारी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। उसके बाद वो भंवर सिंह के कपड़े भी उतरवा देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है कि अगर ऐसे ही पब्लिक के बीच में चलेंगे तो कोई उसे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तुम पब्लिक के सामने ऐसे चले गए तो उसके सामने कुत्ता तक नहीं झुकेगा। इसके बाद पुष्पा उस भंवर सिंह की औकात बताकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर भंवर सिंह भी काफी गुस्से में हो जाता है और वो घर आकर सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोटों को जलाने लगता है। और आखिरी सीन में हम पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी होते हुए देख पाते हैं और यहीं पर पुष्पा पार्ट 1 खत्म हो जाती है।